आखिर भरत तिवारी को कैसे और कहां पर मारा गया जानना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में दीनदयाल नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने इकलौते बेटे भरत के साथ रहता था। उनके घर के सामने ही कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान की कमाई से पिता पुत्र का जीवन चलता था। दुकान की सारी जिम्मेदारी आर्यन ही संभालता था। एक दिन दीनदयाल से मिलने उसका पुराना मित्र परमानंद उसके घर आया। अरे भाई दीनदयाल, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा वही पुराना दोस्त परमानंद हूं। कितने साल बीत गए यार, हम दोनों को इस तरह आमने सामने बैठे हुए। आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बीता हुआ समय फिर से लौट आया हो। वो पुराने दिन, वो हमारी दोस्ती, वो साथ बिताए हुए पल, सब कुछ आंखों के सामने ताजा हो गया है। सच कहूं तो इतने वर्षों बाद तुमसे मिलकर मन बहुत खुश हो गया। जिंदगी की भाग दौड़ में पता ही नहीं चला कि कब इतने साल गुजर गए। आज तुम्हें देखकर दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा है। अरे प्रेमानंद, तू भी क्या यादें ताजा करवा रहा है। सच कहूं तो तेरी शक्ल देखकर मन भर आया। कितने सालों बाद मुलाकात हो रही है। पहले पानी पी ले। अरे पानी वाणी तो बाद में भी पी लूंगा दोस्त, पहले मुझे तुझसे जी भरकर बातें करने दे। इतने सालों बाद तुझे देखा है, अब भला पानी की क्या जल्दी है? बता, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? घर परिवार में सब कुशल मंगल तो है ना? खेती बाड़ी का काम कैसा चल रहा है? और तेरा बेटा आर्यन अब तो बड़ा हो गया होगा। सच कहूं, इतने वर्षों बाद मिलने के बाद मन में ढेर सारे सवाल उमड़ रहे हैं। आज मैं तेरे हालचाल जाने बिना यहां से नहीं जाने वाला। अरे प्रेमानंद, तू भी ना आते ही ऐसी बातें करने लगा कि बरसों पुरानी यादें ताजा हो गईं। सच कहूं तो तेरी शक्ल देखकर मन भर आया है। इतने सालों बाद तुझे अपने सामने देखकर बहुत खुशी हो रही है। जिंदगी का क्या है दोस्त, जैसे सबकी कटती है वैसे ही मेरी भी कट रही है। कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी परेशानियों की छांव साथ चलने लगती है। बस इसी तरह समय गुजर रहा है। भगवान की कृपा से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। अब मेरी छोड़, तू अपनी सुना। इतने सालों में तेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आए। घर परिवार में सब कैसे हैं? बच्चे बड़े हो गए होंगे। आज इतने वर्षों बाद मुलाकात हुई है, इसलिए दिल चाहता है कि तेरे बारे में सब कुछ जान लूं। मेरा भी यही हाल है दोस्त। जिंदगी ने मुझे की राहत नहीं दी है। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, लेकिन मेहनत के मुकाबले आमदनी बहुत कम है। ऊपर से जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। तू तो मेरी हालत अच्छी तरह जानता है। मेरे सिर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी है। उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई और फिर उनके भविष्य की चिंता हर समय मन में बनी रहती है। अब तो बेटियां भी बड़ी हो गई हैं। उन्हें देखकर खुशी भी होती है और चिंता भी। पिता के लिए बेटी की शादी से बड़ी जिम्मेदारी शायद कोई नहीं होती। बस यही सोचकर दिन निकल रहे हैं कि किसी तरह अपने सारे फर्ज पूरे कर दूं। बाकी सब भगवान के हाथ में है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब वे छोटी छोटी बच्चियां थीं और तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती थीं। समय सच में कितनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अब तो वे सब जवान हो गई होगी ना। शायद बड़ी बेटी तो शादी के योग्य भी हो गई होगी। एक पिता के लिए यह समय खुशी और चिंता दोनों लेकर आता है। बच्चों को बड़े होते हुए देख मन खुश होता है, लेकिन उनसे भविष्य की फिक्र भी सताने लगती है। बता, अब वह क्या कर रही है? सब कुशल मंगल तो है ना? देखते देखते समय सच में बहुत जल्दी निकल गया। ऐसा लगता है जैसे कि कल ही की बात हो, जब अंजलि छोटी सी थी और आज वह शादी के लायक हो गई है। वह समझदार और शरीफ लड़की है, लेकिन एक पिता होने के कारण उसकी चिंता हर समय मेरे मन में बनी रहती है, दिन हो या रात। बस यही सोचता रहता हूं कि उसे अच्छा घर परिवार मिले और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। बेटी की शादी की जिम्मेदारी सताते रहती है। यही चिंता आजकल मेरे मन में हर समय घूमती रहती है। मैं तेरी चिंता अच्छी तरह समझ सकता हूं।
परमानंद, बेटियां सच में पिता के दिल का सबसे नाजुक हिस्सा होती हैं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं होती हैं। एक पिता की फिक्र कभी खत्म नहीं होती। हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छे लोग मिले और उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। बस दोस्त, मैं भी यही सोच रहा था। आर्यन अब पूरी तरह जवान हो चुका है, जिम्मेदार और समझदार लड़का है। ऐसे में शादी की बात को ज्यादा समय तक टालना भी ठीक नहीं होता। आखिर एक उम्र होती है जब बच्चों के जीवन के बारे में सही फैसला लेना जरूरी हो जाता है। मैं भी इस बारे में बहुत सोचता हूं दोस्त, लेकिन हालात हमेशा इंसान की सोच के मुताबिक नहीं चलते। शादी जैसा बड़ा काम सिर्फ इच्छा से नहीं होता, उसके लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है। सच कहूं तो इस समय मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं धूमधाम से आर्यन का विवाह कर सकूं। अरे दीनदयाल, शादी की खुशी दिखावे और धूमधाम से नहीं होती। असली महत्व तो अच्छे रिश्ते, आपसी समझ और साफ नियत का होता है। अगर दो परिवार दिल से जुड़ जाएं, तो साधारण तरीके से हुआ विवाह भी जीवन भर खुशियां देता है। और सच कहूं दोस्त, मेरी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ हूं। लेकिन मैं यह मानता हो तो पैसों को बीच में नहीं आने देना चाहिए। बाकी सब इंतजाम समय के साथ हो ही जाता है। तो फिर दोस्त, जब हम दोनों की सोच एक जैसी है तो सुन दोस्त, सच कहूं तो मैं आज खास इसी मकसद से तेरे पास आया हूं। अरे परमानंद, ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बरसों पुरानी दोस्ती एक दिन इतने खूबसूरत रिश्ते में बदलने की बात तक पहुंच जाएगी। हम दोनों ने जीवन के कई उतार चढ़ाव साथ देखे हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटा है और हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया है। अगर अब यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। इस बात को मैंने कोई जल्दबाजी में नहीं सोचा, बल्कि कई दिनों तक अच्छी तरह विचार करने के बाद यह फैसला लिया है। मैं भी यही चाहता हूं। देख दीनदयाल, मेरी 3 बेटियां हैं। अगर बड़ी का रिश्ता अच्छे घर में तय हो जाए तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। बात दिल से निकली है दोस्त, पर खर्च का सवाल, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे की शादी करवा पाऊं। अरे दोस्त, इसी बात की चिंता मत कर। मैं भी सब कुछ सोच समझकर ही यह प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरा कहना है कि हम अभी तुरंत शादी नहीं करेंगे। हमारे पास पूरा 1 साल का समय है। इस दौरान हम दोनों अपनी अपनी तरफ से जितनी तैयारी कर सकें आराम से करेंगे, और जब शादी होगी तो बहुत सादगी से होगी। अगर 1 साल का वक्त मिल जाए तो शायद मैं भी कुछ व्यवस्था कर सकूं। बस एक बात और, एक बार आर्यन से भी पूछ लेना, आखिर जिंदगी उसकी है। हाँ परमानंद, मुझे यह रिश्ता पूरे दिल से मंजूर है। मेरा बेटा मेरी बात समझता है, फिर भी मैं उससे बात कर लूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उसे भी कोई आपत्ति नहीं हो। फिर समझो, आज से हम समधी बन गए। दोस्त, भगवान ने चाहा तो यह रिश्ता दोनों घरों में खुशियां लेकर आएगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर परमानंद वहां से चला जाता है और फिर जब आर्यन दुकान से घर आता है तब दीनदयाल उसे उसके रिश्ते की बात बताता है। बेटा आर्यन, आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जो मैंने जल्दबाजी में लिया हो। मैंने काफी सोच विचार किया है, हर पहलू पर ध्यान दिया है और तभी यह निर्णय लिया है। आज मेरे पुराने दोस्त परमानंद घर आए थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बेटी अंजलि के रिश्ते की बात छेड़ी और मुझे यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात उनसे तय कर दी है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारी राय जाने बिना इस बात को पूरा नहीं मानूंगा। आखिर यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और आने वाला जीवन तुम्हें ही बिताना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खुलकर अपनी बात कहो। अगर तुम्हारे मन में कोई संकोच, कोई इच्छा या किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो बेझिझक मुझे बता देना। मैं तुम्हारी खुशी से बढ़कर किसी चीज को महत्व नहीं देता बेटा। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आज तक आपने कभी ऐसा कोई फैसला लिया है
जो मेरे भले के लिए न हो? बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी किया मेरी खुशी और मेरे भविष्य को ध्यान में रखकर ही किया है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं और हर मुश्किल में मेरा हाथ थामकर मुझे संभाला है। मैं जानता हूं कि आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेते। अगर आपने यह रिश्ता तय किया है तो जरूर आपने उसमें मेरी भलाई और खुशियां देखी होंगी। इसलिए मुझे आपकी पसंद और आपके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है। आपके अनुभव और आपकी समझ मुझसे कहीं ज्यादा है। आपने मुझे आज तक कभी गलत राह नहीं दिखाई, इसलिए आज भी मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं और उसे पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। तेरी बातें सुनकर आज मेरा दिल गर्व से भर गया है। सच कहूं तो अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा बेटा सच में समझदार और जिम्मेदार हो गया है। दुनिया में इंसान बहुत धन दौलत कमा सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार और समझदार औलाद हर किसी के नसीब में नहीं होती। तेरी यही समझदारी, तेरा बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मैंने जिंदगी भर जो मेहनत की, जो संघर्ष किए और जो संस्कार तुझे देने की कोशिश की, आज लगता है कि वह सब सफल हो गए। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। भगवान करे तेरी यही समझदारी और अच्छाई हमेशा बनी रहे और तू जीवन में हर खुशी हासिल करे। यह सुनकर दीनदयाल बहुत खुश हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसी गांव में धनपत राय नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी नजर काफी समय से दीनदयाल के घर और दुकान पर थी। एक दिन वह दीनदयाल से मिलने उसके घर आ पहुंचा। क्यों दीनदयाल, कुछ सोचा तुमने? मैंने जो बात तुमसे पहले कही थी उस पर विचार किया या नहीं, या अभी भी उसी फैसले पर अड़े हुए हो? किस बारे में सोचने की बात कर रहे हैं सेठ जी? मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अरे, मैं उसी बात की बात कर रहा हूं। दीनदयाल, अपनी यह दुकान और घर मुझे बेच दो। बदले में मैं तुम्हें इतनी अच्छी रकम दूंगा कि फिर तुम्हें जिंदगी भर किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आराम से जीवन गुजारोगे और किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। धनपत राय जी, मैंने आपको पहले भी कई बार यही बात समझाई है और आज फिर साफ शब्दों में कह रहा हूं कि मैं अपना घर और दुकान किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। आपके लिए यह सिर्फ जमीन और मकान हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह मेरी पूरी जिंदगी है। इसी दुकान की कमाई से मैंने अपने परिवार का पालन पोषण किया है। इसी आंगन में मैंने अपने बेटे आर्यन को बड़ा होते देखा है। यह घर मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। जब भी मैं इस घर की दीवारों को देखता हूं, मुझे उनकी याद आ जाती है और मेरी पत्नी उसकी अनगिनत यादें भी इसी घर से जुड़ी हुई हैं। उसने इस आंगन को अपने हाथों से सजाया था। आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हर कोने में बसी हुई हैं। एक बार फिर अच्छी तरह सोच लो दीनदयाल, मैं कोई मामूली कीमत नहीं दे रहा हूं। इस जगह के बदले मैं तुम्हें इसकी दुगनी रकम देने को तैयार हूं। इतनी रकम कि तुम आराम से किसी और जगह बड़ा मकान बना सको, नई जमीन खरीद सको और बिना किसी परेशानी के अपना जीवन गुजार सको। जरा समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि फायदा कर रहा हूं। आज के समय में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अगर तुम यह जमीन मुझे बेच दोगे तो तुम्हारी कई परेशानियां एक साथ खत्म हो जाएंगी। तुम्हें पैसों की चिंता नहीं रहेगी और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए जिद छोड़ो और मेरी बात मान लो। मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े। सेठ जी, चाहे आप इस जगह की 4 गुनी कीमत दे दें, फिर भी मेरा जवाब वही रहेगा। मैं अपना घर और दुकान नहीं बेचूंगा। आपके लिए यह जमीन सिर्फ एक सौदा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। इंसान हर चीज पैसों से नहीं तौल सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत किसी बाजार में नहीं लगाई जा सकती। इस घर की हर दीवार से मेरी यादें जुड़ी हैं।
इस आंगन में मेरे बेटे ने अपने बचपन के दिन बिताए हैं। इसी दुकान में बैठकर मैंने सालों मेहनत की है और अपने परिवार का पेट पाला है। जब भी मैं यहां नजर घुमाता हूं, मुझे अपने बीते हुए दिन याद आ जाते हैं। ये सिर्फ मकान नहीं, मेरे जीवन की पूरी कहानी है। पैसा आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन अपने लोगों को की यादें और उनसे जुड़ी भावनाएं जीवन भर साथ रहती हैं। इसलिए मुझे माफ करिए सेठ जी, अपने आत्मसम्मान और अपने पीते की निशानी का सौदा किसी कीमत पर नहीं करूंगा। ठीक है दीनदयाल, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं इस समय तुम्हें और मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बात को पूरी तरह नजरअंदाज मत करना। कभी कभी समय इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे अपने फैसले बदलने पड़ जाते हैं। इसलिए मेरी बात को याद रखना। अगर भविष्य में कभी तुम्हारा मन बदल जाए या तुम्हें लगे कि मेरी बात में फायदा है, तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ऐसा कहकर सेठ धनपत राय वहां से चला जाता है। महीने बीत जाते हैं। दीनदयाल की दुकान पर लोगों का आना कम हो जाता है। पिताजी, अब दुकान पहले जैसी नहीं रही। पहले चाहे कम कमाई होती थी, लेकिन किसी तरह घर का खर्च निकल जाता था। मगर अब हालात और भी मुश्किल होते जा रहे हैं। दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं, फिर भी ग्राहक बहुत कम आते हैं। जो थोड़ी बहुत बिक्री होती है, उससे बस किसी तरह घर का गुजारा हो पाता है। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस समय हमें शादी के लिए पैसे जोड़ने चाहिए थे, उसी समय दुकान की हालत कमजोर होती जा रही है। जब घर के रोजमर्रा के खर्च पूरे करना ही मुश्किल हो रहा है, तो शादी जैसे बड़े काम के लिए पैसे कहां से जमा होंगे, यही सोचकर मेरा मन बहुत परेशान हो जाता है। ये सब अचानक कैसे हो गया बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारी दुकान की हालत इतनी कमजोर कैसे पड़ गई। वर्षों से लोग हमारे यहां आते रहे हैं और हमने हमेशा उन्हें अच्छी चीजें देने की कोशिश की है। फिर ऐसा क्या बदल गया कि ग्राहकों का आना इतना कम हो गया? आखिर क्या वजह है कि लोग अब हमारी दुकान की तरफ पहले जैसी रुचि नहीं दिखाते? क्या बाजार में कोई नई बात हो गई है या फिर कोई और कारण है? मुझे साफ साफ बताओ बेटा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आखिर हमारी दुकान पर लोगों का आना कम क्यों हो गया है। पिताजी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब गांव पहले जैसा नहीं रहा। साल पहले तक पूरे गांव में गिनी चुनी दुकानें थीं, इसलिए ज्यादातर लोग हमारी दुकान पर ही खरीदारी करने आते थे। उस समय लोगों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे और हमारे दुकान ही उनकी जरूरत का सहारा थी। अब हालत बिगड़ चुकी है। गांव में कई नई दुकान खुल चुकी है। सबके पास अच्छा पैसा है, इसलिए उनके दुकानों के हर समय नया देखने को मिल जाता है। भाविक है कि लोग भी नई चीजों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और खरीदारी के लिए उन्हीं दुकानों पर जाने लगते हैं। परेशानी यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वरना हम भी महंगा माल खरीदते। जितना कम पाते हैं, उसका बड़ा हिस्सा खर्च में ही निकल जाता है। इस तरह दुकान में निवेश करना हमारा लिए बहुत मुश्किल हो गया है। शायद यही कारण है कि लोग हमारे दुकान पर पहले जैसा नहीं आते। वह सोचता है कि दूसरे दिन पर उन्हें ज्यादा विकल्प और बेहतर सामान मिल जाएगा। यही वजह है कि धीरे धीरे हमारी दुकान की रौनक कम होती जा रही है और आमदनी भी पहले जैसी नहीं रही। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही बात कही है। अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि हमारी दुकान की हालत क्यों बिगड़ती जा रही है। समय बदल गया है और बाजार भी पहले जैसा नहीं रहा। शायद यही वजह है कि ग्राहक धीरे धीरे दूसरी दुकानों की ओर जाने लगे हैं। लेकिन एक बात मुझे हर समय परेशान कर रही है। तुम्हारी शादी में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। देखते देखते ये बचे हुए महीने भी निकल जाएंगे। मैंने अपने दोस्त परमानंद को वचन दिया था कि 1 साल पूरा होते ही मैं तुम्हारा विवाह उसकी बेटी से कर दूंगा। वह भी इसी उम्मीद में बैठा होगा। इसलिए अब चिंता करने से काम नहीं चलेगा। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मुझे अपना वादा निभाना है। आखिर एक पिता की जुबान और उसका वचन ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। दोनों चिंता में डूब जाते हैं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है और देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं।
अब शादी में केवल 2 महीने का समय बाकी रह जाता है। एक दिन आर्यन हमेशा की तरह दुकान पर गया होता है। इधर घर में अकेले बैठे दीनदयाल गहरी सोच में डूबे हुए थे। आखिर मैं क्या जाती, समय इतनी तेजी से निकल रहा है कि देखते देखते ये बचे हुए 2 महीने भी गुजर जाएंगे, लेकिन दुकान की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। मैंने बहुत इंतजार किया ये सोचकर कि शायद कामकाज फिर से पहले जैसा चल पड़ेगा, मगर अब तो उम्मीद भी कम होती जा रही है। एक ही बेटा है और मैंने अपने दोस्त को वचन दिया है कि समय आने पर मैं उसकी बेटी का विवाह आर्यन से जरूर करवाऊंगा। अगर मैं अपना वादा पूरा न कर पाया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे किसी न किसी तरह पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा। शायद यही ठीक रहेगा कि मैं साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊं। शादी के बाद आर्यन मेहनती लड़का है। वह किसी तरह काम करके धीरे धीरे सारा कर्ज चुका देगा। फिलहाल मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यह सोचकर दीनदयाल गणपत राय के पास जाता है। सेठ जी, मैं आपके पास मजबूरी में आया हूं। आप तो जानते हैं कि मेरे बेटे आर्यन की शादी तय हो चुकी है और अब उसमें ज्यादा समय भी नहीं बचा है। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे लिए शादी का खर्च जुटाना बहुत मुश्किल हो गया है। दुकान पहले जैसी नहीं चल रही और घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से निकल पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह खुद ही इंतजाम कर लूं, लेकिन अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। भरोसा रखिए, मैं आपका एक एक पैसा जरूर लौटा दूंगा। बस इस मुश्किल समय में मेरी सहायता कर दीजिए। दीनदयाल, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं। एक पिता के लिए बेटे की शादी से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं होती, लेकिन तुम यह भी समझो कि इस दुनिया में सिर्फ जरूरत बताने से काम नहीं चलता। जरूरतमंद तो हर दूसरा इंसान है। अगर मैं हर किसी को उसकी मजबूरी सुनकर पैसे बांटने लगूं तो मेरा अपना कारोबार कैसे चलेगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूं। लेकिन मुझे यह भी देखना होगा कि जो पैसा मैं दूंगा वह वापस आएगा या नहीं। आखिर मेहनत से कमाया हुआ धन है। तुम खुद देख रहे हो कि तुम्हारी दुकान पहले जैसी नहीं चल रही। ग्राहक कम हो गए हैं और आमदनी भी घट गई है। ऐसे में मुझे क्या भरोसा कि तुम मेरा पैसा समय पर लौटा पाओगे। देखो दीनदयाल, मैं कोई मंदिर का पुजारी नहीं हूं जो बिना कुछ सोचे समझे दान कर दूं। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार हमेशा हिसाब किताब से चलता है। अगर मैं किसी को पैसा देता हूं तो बदले में मुझे भी कोई गारंटी चाहिए होती है। आखिरकार मेरा भी तो जोखिम है। इसलिए मुझे लगता है कि एक रास्ता है जिससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। तुम अपनी दुकान के कागजात मेरे पास गिरवी रख दो। कागजात मेरे पास सुरक्षित रहेंगे और जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगा। जब तक पूरा कर्ज चुका दोगे मैं उसी समय तुम्हारे कागजात दे दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप बार बार वही बात मत करिए। आप शायद मेरी मजबूरी को समझ नहीं पा रहे। वह दुकान ही मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी है। उसी के सहारे मेरा घर चलता है, उसी से मेरे घर का चूल्हा जलता है। आज भले ही उसकी आमदनी कम हो गई हो, लेकिन वही मेरे परिवार का एकमात्र सहारा है। अगर किसी वजह से वह दुकान मेरे हाथ से निकल गई तो मेरे पास जीने का कोई साधन नहीं बचेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत उसमें लगा दी है। उस दुकान से सिर्फ मेरी रोजी रोटी ही नहीं जुड़ी, बल्कि मेरी उम्मीदें और मेरा आत्मसम्मान भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं अपनी दुकान के कागजात किसी को नहीं दे सकता। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मैं अपनी आखिरी पूंजी को जोखिम में नहीं डाल सकता। अरे दीनदयाल, तुम बेवजह इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। मैं कोई तुम्हारी दुकान छीनने नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ अपने भरोसे के लिए कागजात की बात कर रहा हूं। जरा आराम से सोचो, दुकान तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। मैं उस पर कोई हक नहीं जता रहा। देखो, व्यापार में हर काम भरोसे और सुरक्षा के साथ होता है। अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मुझे भी यह यकीन होना चाहिए कि मेरा पैसा सुरक्षित है।
इसलिए मैं सिर्फ कागजात अपने पास रखना चाहता हूं। जब तक कर्ज बाकी रहेगा, कागजात मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, और जैसे ही तुम मेरा पूरा पैसा लौटा दोगे, मैं उसी समय तुम्हारे सारे कागजात तुम्हें वापस कर दूंगा। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, उल्टा तुम्हारा काम भी हो जाएगा और बेटे की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। फिर तुम खुद ही तो कह रहे हो कि तुम मेहनत करके मेरा पैसा लौटा दोगे। अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है तो फिर डर किस बात का है? कर्ज चुकाओ और अपने कागजात वापस ले लो। बात इतनी सी ही तो है। अगर यही आखिरी रास्ता है तो ठीक है सेठ जी, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूं सेठ जी। अब जाकर तुमने समझदारी की बात की है। दीनदयाल, मैं जानता था कि आखिर तुम हालात को समझोगे और सही फैसला लोगे। देखो, जब इंसान मुश्किल समय में होता है तो उसे भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। अब पुरानी बातों को छोड़ो और सीधी बात करो। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। जितनी जरूरत होगी मैं उसका इंतजाम कर दूंगा, ताकि तुम्हारे बेटे की शादी में कोई रुकावट ना आए। मुझे पूरे 3,000 रुपए की जरूरत है। शादी का मामला है, इसलिए खर्च भी कम नहीं है। आप तो मेरी हालत अच्छी तरह जानते ही हैं। दुकान की आमदनी पहले जैसी नहीं रही और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह खुद ही रुपयों का इंतजाम कर लूं, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए मजबूर होकर आपके पास आया हूं। अगर मुझे 3,000 रुपए मिल जाएं तो शादी की जरूरी तैयारियां किसी तरह पूरी हो जाएंगी। ठीक है दीनदयाल, अगर तुम्हें 3,000 रुपए की जरूरत है तो मैं उसका इंतजाम कर देता हूं। आखिर बेटे की शादी का मामला है, ऐसे समय में मदद मिल जाना भी जरूरी होता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं अभी तुम्हारे लिए 3,000 रुपए निकलवा देता हूं। सेठ जी, अगर आप मेरी बात का बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने मेरी मदद करने का फैसला किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है, आप 3,000 रुपए में से फिलहाल मुझे सिर्फ 1,000 रुपए ही दे दीजिए। दरअसल घर में शादी की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। रिश्तेदारों और गांव के लोगों का आना जाना भी बढ़ जाएगा। ऐसे माहौल में घर पर ज्यादा रुपए रखना मुझे ठीक नहीं लगता। हर समय यही चिंता बनी रहेगी कि कहीं रुपए गुम ना हो जाएं या किसी गलत हाथ में न पड़ जाएं। अभी मेरी जरूरत भी सिर्फ 1,000 रुपए की है। कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए इतने रुपयों से काम चल जाएगा। बाकी के 2,000 रुपए फिलहाल आप अपने पास ही सुरक्षित रखिए। मुझे भरोसा है कि आपके पास वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। जब शादी की तारीख और करीब आएगी 3, मुझे बाकी रुपए की जरूरत पड़ेगी, तब मैं खुद आपके पास आकर ले जाऊंगा। इससे मुझे भी चिंता नहीं रहेगी और रुपए भी सुरक्षित रहेंगे। ठीक है दीनदयाल, जैसा तुम्हें उचित लगे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिलहाल मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे देता हूं और बाकी 2,000 रुपये अपने पास रख लेता हूं। जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी तब आकर ले जाना, लेकिन हिसाब किताब में कोई फर्क नहीं होगा। मैं अपने खाते में यही दर्ज करूंगा कि तुमने मुझसे पूरे 3,000 रुपए उधार लिए हैं। अब चाहे रुपए तुम्हारे हाथ में कम आए हों या ज्यादा की रकम, तो पूरी 3,000 रुपए ही मानी जाएगी। आखिर हिसाब हमेशा पूरे रुपए का ही रखा जाता है। दीनदयाल 1,000 रुपए लेकर घर लौट आता है। वह रुपए अलमारी में रख देता है और आर्यन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। वह दर्द से तड़पने लगता है और किसी को आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद आर्यन घर लौटता है। अपने पिता को जमीन में देखकर हैरान हो जाता है। वह उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन दीनदयाल नहीं उठता।